नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म भावना एजुकेशन हब पे। फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। 2023-2022 का क्वेश्चन हो चुका था, हम लोग अब 2021 का सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, 1 to 50 हम लोगों ने कर रखा था, उसके आज आगे शुरू करते हैं। ये कुछ मेरी मार्कशीट्स हैं, आप लोग देख चुके होंगे। 51 से शुरू करते हैं ना, बिना किसी देरी के। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका था, अभी इन्वायरमेंट से ही चल रहा था, जो नहीं एग्रीकल्चर है, जो इकोनॉमी में जो एक चैप्टर अपना आता है ना इकोनॉमी का, जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन होता है। ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग जरा इस पे ध्यान दोगे। ठीक है, जो इकोनॉमी भी हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये वाले पोर्शन से 2-4 क्वेश्चन तो रखे रहते हैं और बहुत ईजी आते हैं, तो अपनी समझ आप लोग इसमें अच्छी कर लोगे। पहला क्वेश्चन है, अस्थाई कृषि जो पर्माकल्चर होती है वो पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह से भिन्न है। उससे पहले एक बता देता हूं, गैस करने का तरीका क्या होता है। याद रखिए, अगर कोई जो नवीन तकनीकी होती है ना, जो नवीन तकनीकी होती है वो जो पुरानी तकनीकी होती है उससे हमेशा हमेशा क्या होती है, एडवांस होती है, उन्नत होती है। ठीक है, तो जो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें होंगी ना, तो नई वाली तकनीकी के बारे में क्या होगा, वो सही होगा। इस लॉजिक को आप लोग ट्राई करोगे अपने क्वेश्चंस में, तो गैस जो आपका गैस होगा ना वो और अच्छा हो जाएगा। जैसे या तो आपने सुन रखा होगा कि ये जो पर्माकल्चर क्या होता है, नहीं सुन रखा था तो सोच लीजिए, जो पारंपरिक कृषि होती है ना उनकी चुनौतियों का ही समाधान समझ लो, पर्मा कल्चर है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या था, और ऐसे वाले में तो हेल्प मिल ही जाती है ना, सो इसमें कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी। पहला स्टेटमेंट इसका क्या बोल रहा है कि जो अस्थाई कृषि होती है एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक जो रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता थी। अच्छी बात बोल रहा है ना, ये जो मोनोकल्चर होता है, जो एक धान्य कृषि होती है ना, वो कृषि की सतत प्रणाली नहीं होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे मृदा का नुकसान होता है। ठीक है, मृदा जो होती है ना वो क्षरित हो जाती है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है कम हो जाती है। तो वही बोल रहा है कि जो ये पर्मा कृषि है ना, जो पर्माकल्चर है वो एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, और जो पारंपरिक कृषि प्रणाली थी हमारी रासायनिक वाली कृषि पद्धति है, उसमें एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। यस, ठीक है ना, तो अच्छी वाली बात बोल रहा है ना कि जो ये मोनोकल्चर है उसको हतोत्साहित करता है। यस, करता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इस वाले लॉजिक से सुन रखा होता तो हो जाता, अदरवाइज गैस करने का तरीका ये होता है कि अच्छी अच्छी बातें जो होगी ना वो नई तकनीकी के लिए सही होंगी। तो 2 ऑप्शन हो गया आपका एलिमिनेट। ठीक है, सो 50-50 अब तो क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अभी आपके 3 ऑप्शन है, कहीं नहीं हेल्प मिल जाएगी। दूसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। अच्छी बात बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि जो हमारी पारंपरिक रासायनिक कृषि होती है ना, ऐसे कुछ अगर नेगेटिव वाला सेंस आया ना, याद रखो आप लोग पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है, जहां पे वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है ना, वहां पे बहुत ज्यादा हम लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा वो भर भर की सिंचाई करते हैं, तो उससे ये जो समस्याएं हैं ना वहां देखने को मिली हैं। हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है, उत्तर पश्चिम भाग है ना, जहां पे हरित क्रांति आई थी। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि यही जो पारंपरिक रासायनिक कृषि होती है उसके कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इस तरह की जो परिघटना होती है वो पर्माकल्चर में देखने को नहीं मिलती है। यस, दूसरा भी लॉजिक सही हो रहा, तो मतलब दूसरा अगर जहां सही किया ना तो आपका आंसर आ गया 1-2 का 4, यानी कि तीसरा गलत होगा, चौथा सही होगा। देख सकते हो आप, जो पारंपरिक रासायनिक कृषि होती है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तो आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में जो अस्थायी कृषि होती है इतनी आसानी से संभव नहीं है। पहली बात तो निगेटिव बोल रहा है ना, मैंने बोला था कि जो नई तकनीकी होती है ना उसकी संभावनाएं क्या होती हैं, अपार होती हैं। तो ये जो अस्थायी कृषि होती है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र, जो आपके सेमी एरिड एरियाज होते हैं ना, वहां पे आप इजिली कर सकते हो, माइक्रो इरिगेशन वगैरह यूज करके। ठीक है ना, ड्राई फार्मिंग करके। और वो बोल रहा है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि हो सकती है, गलत बोल रहा था ना, तो सीधा सीधा गलत, तीसरा भी गलत हो गया आपका। यहां से आंसर आ गया ना, वो तो ऑलरेडी आ चुका था 1-2 के कॉम्बिनेशन से, देख सकते हो। और चौथा, जो मल्च बनाने की प्रथा होती है वो अस्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण होती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो यस, ये जो मल्चिंग होता है ना, ये क्या होता है, इसको मल्चिंग मतलब क्या होता है, जो पुराने आपके जो रेजिड्यू होते हैं ना क्रॉप के, उसी को बिछा देते हो ताकि जो नीचे की नमी रहती है वो बनी रहती है। तो अच्छी पद्धति है। तो ये सारे इसके आंसर थे। आई डोंट थिंक कि आपको ये टफ लगा होगा, इजी था ना।
बिल्कुल इजी था। इसमें जो नए नए टर्म्स आएंगे ना उनको एक बार आप देख लोगे आप लोग। अस्थाई कल्चर एक बार फिर से पढ़ लेना, क्योंकि नई नई चीजें बहुत ज्यादा आप लोग सुने नहीं होगे, तो इसके बारे में सारा देख सकते हो। एक धान्य कृषि क्या होती है, इसके फायदे नुकसान जो भी है वो देख लोगे आप लोग, ठीक है। पारंपरिक रासायनिक कृषि जो थी उसकी समस्याएं क्या क्या थी, वही मतलब हरित क्रांति वाली, ठीक। और ये मल्चिंग वाला देख लोगे। अब एग्रीकल्चर की बात आ रहा है ना, तो बहुत नाम चलता है लेकिन उसका पूछा नहीं है। जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीरो बजट फार्मिंग, ठीक है। जीरो बजट फार्मिंग देख लोगे। ऑर्गेनिक कृषि क्या होती है वो देख लोगे आप लोग, ठीक है। ये इन सब के बारे में देख लोगे। कृषि की जो नई नई तकनीकी होती है ना, फिर जीरो टिलेज फार्मिंग इस पे पूछ चुका है वैसे, तो देख लोगे। मतलब जो कृषि की जो नई नई तकनीकें आ रही है ना, जो इनका इसका जो विकल्प बन रही है, जो पारंपरिक रासायनिक कृषि प्रणाली थी उसका जो जो तकनीकी विकल्प बन सकती है एग्रीकल्चर में, तो उनकी विशेषताएं आप लोग देख लोगे। पीछे 2-3 साल में मैंने देखा ना ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। सो क्वेश्चन ईजी था, ठीक है ना। तो इस पर R&D करोगे तो आप इतनी चीजें निकल के आती हैं, उनको आप लोग अपनी बढ़ा लोगे समझ। 52 जो ताड़ का तेल होता है, इसमें भी आप लोगों को कुछ गेस करने का मिलेगा, तो कॉपी में अपना लिख लेना ना। पीछे आपने जो बताया ना वो तकनीकी वाला गेस करने का तरीका होता है, तो उसको आप लोग नोट कर लेना, हेल्प करेगा। अगला जो पाम ऑयल होता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम लोग बहुत ज्यादा मंगाते हैं पाम ऑयल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वहीं से आया था कि जो ताड़ का तेल होता है वो वाला वृक्ष जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यहां पे कान कड़े कर लेना, जहां अगर कहीं भी लिखे ना कि ये पर्टिकुलर प्लांट जो होता है वो एंडेमिक है, यहां पे पाया जाता है, यहां का पाया जाता है, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं ना, 90% चांसेस होते हैं कि गलत होते हैं, ठीक है। पीछे यूपीएससी ने इसी थीम पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये पर्टिकुलर प्लांट जो है यहाँ का एंडेमिक है। सॉरी, आई थिंक ना 19 में ऐसे कुछ पूछा हुआ था कि भारत में कुछ कोई प्लांट था, वो भारत का यहाँ पे सॉरी ओल्ड वर्ल्ड या न्यू वर्ल्ड कुछ करके दिया था कि वहां का एंडेमिक है या फिर वहीं पाया जाता है, ओरिजिन वहां हुई थी, तो वो वाला सेंटेंस गलत था। तो उसी के थीम पे समझ लो ये भी है कि जो ताड़ का तेल है ना वो दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है क्या, नहीं, वो जो अंग्रेज थे ना वो वहां पे लेकर आए थे, वहां पे उसको ग्रो करे थे, उसकी बागानी कृषि किए थे, ठीक है ना। क्लाइमेट से वो मेनली जो ये ताड़ का वृक्ष जो है ना वो अफ्रीका का वो है, ठीक है। तो अगर पता रहता तो गलत कर सकते थे, अदरवाइज इसकी लैंग्वेज पकड़ सकते थे ना कि इतना फोर्स देके बोल रहा है कि वो साउथ ईस्ट एशिया का ही प्राकृतिक रूप से वहां पाया जाता है, तो आप इसको पकड़ के ना गलत कर सकते थे, सीधा आपका आंसर आ गया। पहले वाले में तो बहुत अच्छा था, ठीक है, 1-2 पकड़ लो सीधा आपका आंसर आ जाता, तो 4 स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती थी। तो इसका आंसर सीधा तो निकल गया, बाकी 3 स्टेटमेंट देख सकते हो कि क्या पता कुछ हो। दूसरा ताड़ का तेल जो होता है, तो हाँ ठीक है, तो ये जो एलिमिनेट करने का एक ऑप्शन है दिमाग में रख लेना आप लोग। दूसरा क्या बोल रहा है, जो ताड़ का तेल होता है वो लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। जो मॉडरेट वर्ड हम लोगों ने बोला था कि सेंटेंस देखो कैसे मॉडरेट बोलता है, तो ताड़ का तेल जो है लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। हाँ उसका बहुत यूटिलाइजेशन है, खाने में यूज करते हो आप लोग उसका, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह है ना वहां पे यूज उसका होता है, ठीक है। सो कुछ उद्योगों में प्रयोग होता है, बहुत जनरल सी बात है, ठीक है, तो हो सकता है। तीसरा क्या बोल रहा है, जो ताड़ का तेल का उपयोग है वो बायोडीजल के उत्पादन में किया जा सकता है, बस वही अनुप्रयोग है ना, और बोल रहा है कि ये भी नहीं बोला कि होता ही है, बोल रहा है कि किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड, सो कैन बी यूज्ड, तो संभावना है, चांसेस हैं, हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, फ्री का नंबर था आपका, ठीक है। तो ये आपके गेस कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही है, और एक वाला आपको हेल्प करेगा कि कौन सा आंसर गलत है, ठीक है। दिमाग में इसको रख लेना आप लोग। अगला, सिंधु नदी तंत्र प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किस एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। ये जो इंडस वाला सिस्टम है ना, इसको आप लोग जरा आगे के लिए बता रहा हूं, बहुत अच्छे से कर लेना। देखो हमारे यहाँ 3 मेजर जो रिवर सिस्टम है ना जो पूछता है, एक अपनी सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी वाली प्रणाली है, ठीक है। दूसरा आपका गंगा वाला है, गंगा का है, और तीसरा आपका नॉर्थ इंडिया की बता रहा हूं ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। 3 ही तो हैं, तो इनके बारे में ना पूरा डिटेल देख लोगे कि कौन कौन इनकी सहायक नदी है, कौन लेफ्ट बैंक से है, कौन राइट बैंक से है, उनका उद्गम कहाँ पे है, वो जाके कहाँ गिरती हैं, बहुत सब कुछ, ठीक है। ऑल इन ऑल पूछता है, बहुत ठीक ठाक है। यहाँ से इस वाले रीजन से तो क्वेश्चन पूछता है, इन तीनों में से कहीं न कहीं से क्वेश्चन लगभग हर साल देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर साउथ की नदियां चले जाओगे, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, कहाँ निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। सेम वहीं से कुछ क्वेश्चन आया था, बट वो उस टाइम का ना बहुत ये टफ क्वेश्चन बन गया था। कुछ लोग इसको ए बोल रहे थे, कुछ लोग इसका आंसर
डी लगा रहे थे, ठीक है। बट यूपीएससी ने क्या बोला है, यूपीएससी ने इसका आंसर डी लिया है, ठीक है। मैंने क्या मारा था, आई डोंट नो, आई थिंक ई मारा होगा, मेरा गलत था इधर, ठीक है। सो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था डी, यूपीएससी ने, ठीक है। क्वेश्चन बीत गया वो बात अलग बात है। आगे के लिए गेस के लिए आप क्या कर सकते हो, यस, जो इंडिया की मेजर रिवर है एटलीस्ट जिनका नाम आप आए दिन सुनते रहते हो, ठीक है, तो एक दिन पूरा डेडिकेट करो, पूरा रिवर सिस्टम निपटा डालो आप लोग, ठीक है। आपकी जो पारंपरिक बुक है ना, या तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अब तो क्या हुआ है ना, बहुत सारे जो चैनल्स हैं उन्होंने ना बिल्कुल एनिमेटेड फॉर्म में अपना रिवर सिस्टम पे वीडियोस बना रखा है, तो प्लीज उसको यूटिलाइज कर लो आप लोग, ठीक है, तकनीकी का लाभ उठाओ आप लोग। सो आंसर डी। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम से प्रसिद्ध है, या फिर ये किनके नाम है। बहुत सोचना नहीं था ना, बिल्कुल नाम छूटते ही आपको आ जाना चाहिए था। बिल्कुल जब हम लेक्स के बारे में पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी का है क्वेश्चन, जब लेक्स के बारे में पूछते हैं तो डिडवाना आपका, एटलीस्ट डिडवाना और ये इन दोनों का नाम तो सुनते ही सुनते हो ना, खारे पानी की झीलें हैं ये, ठीक है। तो ये लवड़ीय झीलें हैं, बहुत सोचना नहीं था, आना चाहिए था आप लोगों को, ठीक है। सो हो गया। अब लेकिन 4 ऑप्शन मिल रहा है ना, ये तो आंसर आ गया। बट आगे के लिए आप लोग क्या करोगे, ये हमारे यहाँ जो मेजर ग्लेशियर्स है ना, उनको देख लोगे आप लोग। कुछ मैंग्रोव्स के बारे में पूरा देख लोगे कि मैंग्रोव्स, हाँ, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्लस इनकी कुछ ना स्पेशल फीचर्स होते हैं। सो आप लोग इनकी स्पेशल फीचर्स को देख लोगे, कहाँ कहाँ इंडिया में पाए जाते हैं। फिर इनका जो सेंसस होता है ना, वो ISFR कराता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, जो भी है रिजर्व या रिपोर्ट, वो वाला, ठीक है। सो इसकी पूरी लोकेशन देख लोगे कि कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है। उसके बाद हाँ, रामसर साइट हमारे यहाँ है, क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल, आई थिंक पूछा भी था क्या 2023 में, पूछा था, ठीक है। तो 75 आपके रामसर साइट्स हो गई हैं। तो पहली बात तो रामसर साइट्स के बारे में पूरा देख लोगे कि क्या क्या होता है, प्लस ये जो 75 हुई है ना, एटलीस्ट इनके बारे में देख लोगे कि कहाँ कहाँ है, इनके नाम तो याद कर लोगे कि कहाँ है, मैचिंग के लिए आ सकता है सीधा, ठीक है। बस यही सब देख लोगे। और कुछ जो लवड़ी झीलें हैं ना, अब आगे के लिए और प्रिपेयर कर लोगे कौन कौन इंडिया की लवड़ी झीलें हैं। सो इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे के लिए हिंट दे रहा है कि यहां से कर लो ना, देख लेना, मे बी इस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी टफ क्वेश्चन था उस टाइम के लिए, थोड़ा सा टफ था, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था। जो मैंने बताया था ना कि आप अगर PYQ किए रहते, ठीक है, सिर्फ यूपीएससी नहीं, यूपीएससी जितना एग्जाम कंडक्ट कराती है उसका, प्लस जो स्टेट PCS कराता है ना उसका, तो वहां से किया रहते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आई थिंक पूछ रखा था उधर कि उपयुक्त में से जो कौन सी नदियां होती हैं वे पूर्वी घाट से निकलती हैं। इधर देखो, समझाने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए। इधर देखो, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन नदियां हैं जो ना यहाँ से ओरिजिन होके यहाँ पे जाती हैं, मतलब वो बहुत छोटी सी रिवर होगी, ठीक है। सो ऑप्शन था, एलिमिनेट हो गया था। इधर देखो, आप लोग जो है ना सुवर्ण रेखा तो पढ़ते होगे कि सुवर्ण रेखा जो है ना इधर बीच से कहीं निकलती है, झारखंड साइड से, उसके बाद बहती है। तो तीसरा तो नहीं हो सकता ना, मैंने वहां गेस किया था, मेरा सही था, ऐसे किया था। सो 2 आपका C और D गायब हो गया है। अब आपका आंसर क्या हो सकता है, या तो 1 2 हो सकता है या फिर 2 4 हो सकता है। मतलब 2 तो कॉमन था, तो 2 अब सोचो ही ना, ठीक है। अब बताओ, या तो ब्राह्मणी होगी या वंशधारा होगी, ठीक है। सो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर आई थिंक था 1 और 2, ठीक है। कौन सा है 55, सॉरी इसका 55 का था 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 था, 2 और 4। ये जो नागावली है और जो वंशधारा है ना, ये आपकी क्या होती है, ईस्टर्न घाट से निकलती हैं, ठीक। तो ये वाला मेरा वहां सही गया था, मैंने गेस किया था, मेरा अच्छा था, 50-50 पे आया था। इन्हीं दो में डाउट हो रहा था, सो मैंने रिस्क लिया था, क्योंकि आई थिंक ब्राह्मणी का भी तो सुन रखे है ना, ब्राह्मणी ईस्टर्न घाट से तो नहीं निकलती है, थोड़ा और इधर साइड से निकलती है, इधर कहीं से, ठीक है। सो ये था। अब क्या करोगे, फिर वही 2 थीम पकड़ा दिया है, कौन ईस्टर्न घाट से निकल रही हैं, कौन वेस्टर्न से घाट से निकल रही हैं। और खासकर से ये जो ओडिशा वाला रीजन है ना, ओडिशा वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है, यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। पूछ भी रखा है ना कि कौन सी चिल्का झील में आके मिलती है वगैरह ऐसे करके। सो इस वाले रीजन पे जरा ध्यान देना, ठीक है। ये वाला रीजन जो है रिवर्स, ध्यान दे देना आप लोग, ठीक। रिवर सिस्टम से सोचो 2 क्वेश्चन आ गए भाई, 4 नंबर का। ये वाला क्वेश्चन ना उसमें पूछा हुआ था, शायद CAPF में पूछा होगा, या फिर उस जो यूपीएससी दूसरे एग्जाम कंडक्ट कराती है, NDA CDS का। सो कर लेना आप। हाँ, ज्योग्राफी के लिए मैं बता रहा हूँ, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, कुछ टर्म्स होते हैं ना, सारे एग्जाम्स के लिए छोड़ो, सारे सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। NDA पहले तो बता रखा था, फिर भी बता रहा हूँ, NDA हो गया, EDA और CDS हो गया, ठीक, CA
पीएफ हो गया, इनसे क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं, ठीक है। जीएस में तो रिपीट करता ही करता है, सीएपी और सॉरी वो जो सीसेट वाला पोर्शन होता है ना, सीसेट में भी रिपीट करता है। किसमें बता रहा हूँ, आई थिंक जो मैं 2021 का जो पेपर दे रहा था ना, इसमें एक क्वेश्चन आया था मैथ्स का, और यूपीएससी ने कोई एग्जाम कंडक्ट कराया था, अभी जो किसका कराया है, ईपीएफओ का, उसमें बिल्कुल पता है एकदम जस्ट पूरा क्वेश्चन ही उठा लिया गया था, नंबर विद नंबर, इतना रिपीट करता है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उनकी, ठीक है। या तो थीम रिपीट कर लेगा उनका, या तो क्वेश्चन ही रिपीट कर देता है, तो आप लोग ये कर लोगे, ठीक है। 10 दिन का काम है, 10 दिन मैं बता रहा हूँ, 10 दिन पूरे यूपीएससी के 2014 से लेकर 2023 तक के एग्जाम का, प्लस जो 4-5 एग्जाम के नाम बताए हैं उनके कर लो, और उन पे R&D कर लो। मतलब नाम सिर्फ आ गया है ना, तो पूरा उसके बारे में एक बार पूरा पढ़ लोगे बैकग्राउंड, ठीक है। तो वहां से आपसे कम से कम ना 15-20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आएगा, जो अन्यथा आपको वहां पे जाके सीधा अगर फेस करना होता ना तो टफ पड़ता। सो आप लोग कर लोगे इसको, ठीक। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो वैश्विक सागर आयोग है, ग्लोबल ओशन कमीशन है, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरी सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। पहला ही स्टेटमेंट गलत था। अगर आपने पढ़ा होगा ना, आए दिन हम लोग पढ़ते रहते हैं, अगर मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर से गो थ्रू होते हैं ना, तो सिंपल सा नाम लिया जाता है कि जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी होती है ना, उसने हमारे ईईजेड में जो डीप सी माइनिंग है उसका राइट दे रखा है। जब हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में जब पढ़ते हैं ना, तो फिर वही हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ, ये जो अथॉरिटी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसने हमें राइट दिया है कि जाओ अपने ईईजेड में आप लोग खनन कर सकते हो। तो ये जो वैश्विक सागर आयोग है ना, ये वाला गलत हो जाएगा, सीधा ही आंसर आ गया था, ठीक है। और यानी कि फिर ये आपके 2 सही हो जाएंगे, ठीक है। सो दूसरा क्या था, इजी क्वेश्चन था, अगर पढ़ा होता ना तो इजी होता, और अगर साल भर आपने करंट अफेयर जहां से मैंने बता रखा है वहां से करते ना, तो अपने आप को सहज स्थिति में पाते इसके लिए। दूसरा, भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरी खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। हाँ, उसी ने दिया है, ये तो बता ही दिया था, दूसरा बोल रहे सही है। अगला, तीसरा, जो दुर्लभ मृदा खनिज होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्थल पर उपलब्ध हैं। बहुत रेयर सी बात कर रहा है, समुद्र के स्थल पे सब है। समुद्र का दूसरा नाम क्या होता है, रत्नाकर बोलते हैं ना, रत्नाकर, तो सब कुछ मिलता है, रत्न हीरे जवाहरात तो मिलते ही मिलते हैं। जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं उसमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं वहां पे, ठीक है। सो यहां से आपको 2-3 नाम मिल गए हैं। एक वैश्विक सागर आयोग हो गया है, तो इस पे आप लोग देख लोगे कि ये कौन सी बॉडी है, इसका क्या काम है। इसका राइट आंसर क्या था, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी थी, तो इसके बारे में पूरा देख लोगे। प्लस अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र हो गया है ना, तो वही जो 2023 में इस पे तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपका कौन सा टेरिटोरियल वाटर होता है, कौन सा आपका ईईजेड होता है। तो अगर किया होता थोड़ा आगे तो कर सकते थे, एक कदम आगे भी तो बढ़ा जाता है कि ये नहीं जो लिखा है वही पढ़ोगे, ठीक है। तो किया होता तो 23 में इजी कर सकते थे। अब जो दुर्लभ मृदा खनिज के बारे में पूछ दिया है, तो दुर्लभ मृदा खनिज के बारे में भी देख लोगे। इसको किया होता तो फिर एक जो 2023 में ही क्वेश्चन था वहां से हो सकता था, ठीक है ना। तो अब सर्च कर लोगे कि दुर्लभ मृदा खनिज क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर था केवल 2 और 3, ठीक है, 56 का बी, ठीक है। एग्रीकल्चर हर साल क्वेश्चन पूछता है एक फसल के बारे में कि ये कंडीशन दे दी जाएगी और कौन सी फसल है, सेम वैसे ही था। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो फसल होती है वो न्यूनतम जल दक्ष होती है। क्या पूछ रहा है कि यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक तो यही समझ लो ना, न्यूनतम जल दक्ष, अगर सिर्फ ये लिखा रहेगा वाटर एफिशिएंट तो मतलब ये तो अच्छी वाली फसल हो जाएगी। अब वही न्यूनतम जल दक्ष का मतलब क्या हो जाएगा, वो कौन सी फसल है ना जो बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करती है। तो कौन बर्बाद करती है भाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। गन्ना हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं कि अगर आप राइस ग्रो करते हो, क्या ग्रो करते हो, राइस ग्रो करते हो, सुगर क्रेन ग्रो करते हो, ठीक है, सुगर केन, ठीक है। सो ये जो होती है ना लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। और बोला भी जाता है कि अगर आप चावल उगा के बेच रहे हो ना, तो मतलब आप लोग पानी एक्सपोर्ट कर रहे हो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो गन्ना हो गया, तो एक बार बाजरा की कंडीशन देख लोगे। मोटे अनाज वैसे चल भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ उगाए जा सकते हैं, कहाँ नहीं उगाए जा सकते हैं। बाकी और कुछ तो नहीं लग रहा पूछेगा, ठीक है।
58 ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। इसका साइंस मुझे टफ लगा था, थोड़ा थोड़ा टफ लगा था एक्चुअली। पहला 58 का, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के जो पश्चिमी खंड होते हैं अधिक उष्ण होते हैं। पहला। दूसरा भाई कोर ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, बिल्कुल कोर, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना वो इसका इजीली कर सकता था। जैसे देखो आप लोग मान लो किसका बता रहा हूं, सपोज करो ना ये आपका ये महाद्वीप है, आपका ये महाद्वीप है, ठीक है। और ये मान लो आपका एशिया वाला है, एशिया हो गया है आपका इधर, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। आप अपनी लॉजिक लगाओगे ना तो फिर सही मिल जाएगा। देखो कैसे बोल रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, मतलब इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री से जोड़ लो, ठीक है, उस वाले रीजन में क्या होता है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण जो पूर्वी खंडों की तुलना, महासागर के जो पूर्वी खंड होते हैं ना की तुलना में महासागरों के जो पश्चिमी खंड होते हैं वो अधिक गर्म होते हैं। तो यस ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 0 डिग्री और ये 23.5 वाला, मान लो हम लोग नॉर्थ लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन आता है ना ये आता है पूर्वी, जो अपने पूर्वी पवन जो होती है ना, पूर्वी पवने या फिर व्यापारिक पवने, उनके क्षेत्र में आता है। और व्यापारिक पवने जो होती हैं पूर्व से पश्चिम चलती हैं। तो सोचो समुद्र पे जब चलेंगी ना तो समुद्र के जो पश्चिमी कोने हैं ना, जो ये पश्चिमी वाला सिरा है, यहाँ पे जल इकट्ठा कर देंगी। जब जल इकट्ठा हो जाएगा ना तो इसका टेम्परेचर फिर क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना, डाउन वेलिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। सो सही बोल रहा है ना कि जो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के जो पश्चिमी खंड होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो इस लॉजिक से पहला सही था, ठीक है, पहला सही था। तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। दूसरा, शीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है, थोड़ा ऊपर पहुंच जाओ तो जो ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं ना वो वहां वेस्टर्ली चलती हैं। तो इसी का उल्टा काम होता है कि पानी जो यहां से ले जाके पूर्वी खंडों पे इकट्ठा करेंगे, महासागरों के पूर्वी खंडों पे इकट्ठा करेंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, वो अधिक उष्ण बन जाएंगे, सिंपल, ठीक है। सो यही इसका रिवर्स कर लो ऊपर वाले में। सो इसका आंसर क्या था, दोनों का दोनों सही था। बट ये ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो फिर समझ जाते, ठीक है ना। अपवेलिंग डाउनवेलिंग हम लोग पढ़ते हैं ना कि कहाँ किस रीजन में होता है, सो इधर ही होता है, ठीक है। ज्योग्राफी से फिर ये वाला क्वेश्चन फिर देख लोगे, जो समुद्री धाराएं वगैरह होती है ना, व्यापारिक पवनें होती हैं, क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन है। सो ये वाला चैप्टर निपटा लोगे आप लोग, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। 59 जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसके लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहा है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए जो कृषि हम लोग अपना रहे हैं ना, वही है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो भारत की तैयारी के संदर्भ में क्या कीजिए, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। पता नहीं वहां से मैंने इसको किस क्वेश्चन को किया था कि नहीं किया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, आई थिंक छोड़ दिया होगा। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। बहुत स्पेसिफिक होकर बात कर रहा था, मुझे नहीं लगता मैंने इसको किया भी होगा। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है CGR और CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। वन ऑफ द, जो मैंने गैस का तरीका बोला था ना, यहां से सिर्फ एक मुझे पकड़ में आ रहा है, ये वाला तीसरा, ठीक है, सिर्फ एक पे मैं श्योर हो सकता हूं कि तीसरा हो सकता है, तो इस बेस पे मैं एक एलिमिनेट कर पाया था। सो आई थिंक मैंने छोड़ दिया होगा, ठीक है। सो बहुत नॉलेज से नहीं लग रही है ना, तो मैं आप छोड़ सकते थे इसको, वाला टफ क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। या तो आपको डिट्टो पता होता तो कर सकते थे, अदरवाइज तीनों में से हेल्प तो मिल नहीं रही है, सो मैं इसको छोड़ देता, ठीक है। यूपीएससी ने इसका आंसर आई थिंक क्या माना है, 59 का डी माना है इसका आंसर, ठीक है ना। तो 59 का डी हो सकता था, बशर्ते ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। सारे तो करोगे नहीं ना, सिर्फ कट ऑफ के लिए कितना चाहिए आपको, टारगेट ले चलो सिर्फ 100 नंबर, कितना भी पेपर टफ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि 100 से अधिक कट ऑफ होने वाली है। तो 200 में से 100, 50 क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, और हर साल इस वाले थीम से तो पूछता ही पूछता है। क्या पूछ रहा है कि जो पत्ती कूड़ा होता है, लीफ लिटर होता है, किसी अन्य जीवों बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं, ठीक है, विविध प्रकार के पौधे होते हैं, तेजी से विघटित होता है, और क्या होते हैं, एपीफाइट पाए जाते हैं यहाँ पे, हो गया, ठीक है।
एपीफाइट्स पाए जाते हैं। ये तो जो जितनी सारी विशेषताएं इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसको ही देख लेते, या फिर सिर्फ पहला वाला देखते थे ना कि वहां पे जो कूड़ा करकट होता है वो नहीं पाया जाता है। तो ये जो विशेषता है ना, इनकी विशेषता है, हम लोग पढ़ते भी है ना, क्या पढ़ते हैं कि यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है। इससे फिर क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो फिर क्या करते हैं, नीचे जो पेड़ मतलब ह्यूमस जो होता है ना, इकट्ठा नहीं होने पाता। क्यों? क्योंकि जो ये जो कार्बनिक मटेरियल होता है, बैक्टीरिया इनको खा के जल्दी से खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो सीधा आंसर था ना, बहुत पढ़ना उड़ना नहीं था, हो जाता आंसर। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन था। सो ये वाला आंसर था इसका, आप लोग कर सकते थे। लेकिन ये ना कह सकते हो थीम ही रिपीट हुई है, क्योंकि हर साल यूपीएससी का एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो यहीं से क्वेश्चन है। वो चैप्टर क्या है, जैसे देखो एक बायोम पूरा पढ़ते हैं हम लोग ना, कि ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे ये वाला रीजन सवाना का हो जाता है, मानसूनी वाला हो जाता है, इधर आपके और डेजर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपका स्टेपी वाला हो जाता है, चीन तुल जलवायु होती है, देन आपका यहाँ भूमध्य सागरीय बायोम होता है। तो जितने ये बायोम वाले होते हैं ना, यही वाले, इन्हीं से क्वेश्चन था, ये वाले थीम। तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लोगे, इसकी सारी। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, वर्षा वहाँ किस प्रकार की होती है, टेम्परेचर वहाँ पे कितना होता है, कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। एक ही चैप्टर का तो है सारा का सारा, और क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है ना, तो ये वाला निपटा लोगे आप लोग। शंकुधारी वन वही है, शुष्क पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन की पूरी विशेषताएं देख लोगे कि मैंग्रोव वन, अभी जो पीछे बात की थी ना, जो पढ़ना है वो पढ़ लोगे। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में आप 4 चीजें तो याद रख लो। पहला क्या, कि वहां पे ह्यूमस नहीं पाया जाता है, कि क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है ना कि खा पी के खत्म कर देते हैं। अगला क्या देख लोगे, वहां पे एपीफाइट्स पाए जाते हैं, वहां पे जो विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी तो बहुत अधिक होती है, तो पता ही होगा ना। सो ठीक था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट पता नहीं ना, किसी किसी के लिए टफ भी हो सकता है। मेरा एक दोस्त था, ज्योग्राफी ऑप्शनल था उसका, उसने शायद ना वो मैंग्रोव मार के वो आया था, गधा था। ठीक है, सो आंसर वैसे क्या था इसका, इसका आंसर था ये उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं ना, उनकी ये विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला 61 का, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ पास घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल से देखो, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाना के बारे में जानते हो ना, सवाना बायोम के बारे में बोल रहा है कि वहां घास के मैदान तो होते हैं, लेकिन जो वृक्ष होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं और बिखरे बिखरे होते हैं। पूरा घास घास होगा, बीच में कहीं आपको 1-2 पेड़ पौधे दिख जाएंगे। तो ये वाले जो कंडीशन होती है ना, उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जो होती हैं उत्तरदायी होती हैं। सिंपल सा बोल रहा है कि मतलब सवाना क्षेत्र में जो होता है, वहां पे सिर्फ घासें पाई जाती हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं ना उग नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आप बताओ। बिलकारी प्राणी और दीमक, कुछ आइडिया लग रहा है क्या, कि वहां पे चूहे हुए पाए जाते हैं, दीमक पाए जाते हैं, इसलिए पेड़ उग नहीं पाते हैं? क्या ये इतना बड़ा रीजन है कि पूरा का पूरा मान लो सवाना रीजन में वो उसकी वजह से पेड़ पौधे ही नहीं उग पाएंगे? नहीं लग रहा ना, क्योंकि ये दीमक और जो बिलकारी प्राणी होते हैं वो तो वहां भी पाए जाएंगे जहां जंगल होता है। देखो ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहां से हेल्प नहीं मिल रही थी। दूसरा देखो, यस, दूसरा जो सवाना वाला रीजन होता है ना, ये जो अग्नि होती है, ये एक मेजर रीजन होती है, क्योंकि बड़े जो पेड़ पौधे होंगे उनको जला के खत्म कर देगी, नीचे घासें बचेंगी। ठीक है, वो भी जल जाएंगे, लेकिन फिर वो तुरंत निकल आती हैं। ठीक है, इवन आग लगती है ना, तो वो घासों के लिए तो बहुत वो होता है, उपयोगी होता है ना, उनके और ज्यादा वो मतलब उसमें से तने निकलते हैं, जल्दी जल्दी वो स्फुटन होता है उनका। ठीक है, तो अग्नि जो होती है ना, यस, एक वो कंडीशन मतलब वो होती है, उत्तरदायी होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पौधे लिमिटेड होते हैं, घासें अधिक होती हैं उस रीजन में। तो दूसरा तो पक्का है, दूसरा पक्का है, तो बी आपका गायब हो गया है, डी आपका गायब हो गया है। ठीक है, बहुत वो नहीं था, इतना तो दिमाग लगा सकते थे आप लोग। अगला तीसरा वाला भी है। जब इकोसिस्टम पढ़ा होता ना, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होता कि जो चरने वाले त्रिभोजी प्राणी होते हैं ना, जो हर्बीवोरस होते हैं, यही काम करते हैं। सोचो घास के पूरे मैदान है, तो जो जहां से जमीन से उठा हुआ जो दिखेगा ना, तो वही दिखता है उनको, उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो ज्यादा वो ग्रो नहीं कर पाता है पेड़ पौधे। ठीक है, और नीचे घासें ग्रो करती रहती हैं। तो जो 2 और 3 तो पक्का होगा ना। तो 2-3 का संयोजन कहाँ बन रहा है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 का संयोजन बन ही रहा था, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हम लोग सिर्फ सवाना के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ उसका रीजन कौन सा है ये पढ़ते हैं, पेड़ पौधे कौन से पाए जाते हैं ये पढ़ते हैं। इतना डीप में तो नहीं पढ़ते ना, बट बहुत ऐसा नहीं था कि आप लॉजिक वहां पे नहीं लगा सकते थे। ठीक है, बाकी
4 देख लो कि हाँ जो मौसमी वर्षा होती है, यस वहां इतनी वर्षा तो नहीं होती कि पेड़ पौधे ग्रो कर जाए, बट इतनी वर्षा होती है ना, 50-60 सेंटीमीटर होती होगी कि वहां पे घासें ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, मृदा के गुण बहुत डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं है। ठीक है, 2, 3 एंड 4 इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सवाना के बारे में पूरा का पूरा देख लोगे, आप सवाना देखोगे तो फिर स्टेपी भी देख लोगे, फिर जो घास के मैदान जो होते हैं ना उनके कुछ नाम होते हैं अलग अलग रीजन में, उनको भी देख लोगे आप लोग। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए आप लोग, बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के डिट्टो लाइन बाय लाइन है। पहला, नदियों और झीलों में जल की मात्रा जो होती है वो भूजल की मात्रा से अधिक होती है क्या? बिल्कुल गलत बोल रहा है। नदियों और झीलों में तो पानी जो होता है ना सबसे कम होता है, इवन झीलों में भी अधिक होता है, नदियों में सबसे कम होता है। ठीक है, तो नदियों और झीलों में जो होता है वो भूजल की मात्रा से क्या होता है? अधिक नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, सोचना भी नहीं था, अगर नहीं पढ़ा तो मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। अगला, ध्रुवीय जो हिमच्छद होते हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं, the amount of water in the polar ice caps and glaciers is more than the amount of the ground water। हाँ, यही तो पढ़ते हैं ना, जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा पानी तो सागरों में है, उसके बाद जो फ्रेश वाटर बचता है, तो फ्रेश वाटर का बहुत एक बड़ा 97% के आसपास जो पानी होता है ना फ्रेश वाटर का, वो तो ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में पाया जाता है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है? ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा जो होती है वो भूजल की मात्रा से अधिक होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का बी हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो वो है ना जल वाला, जल मंडल, यही चैप्टर आई थिंक, तो जल मंडल वाला पूरा एक बार जरा आप लोग देख लेना। ठीक है, ये वितरण ही फिर से पूरा देख लेना आप लोग एक बार, 62 बी। ठीक है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी हो सकता था, अगर लॉजिक थोड़ा सा लग सकता था ना तो हो सकता था, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं था। जैसे जो मोरिंगा होता है, सहजन का वृक्ष जो होता है, एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। अगर नाम सुन रखा होगा ना, ये जो सहजन का जो वृक्ष होता है गांव में पाया जाता है, मेरे घर पे एक लगा था, काट दिया। तो क्या होता है, जो मोरिंगा होता है एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है क्या? ये सदापर्णी नहीं होता है। ठीक है, कुछ मौसम में देखोगे ना तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सीजन आता है ना जो वो बिल्कुल ग्रो करता है, हरी हरी पत्तियां निकलती हैं, उसका वो लंबा लंबा वो ड्रम स्टिक होता है ना, इतना लंबा लंबा ऐसे निकलता है। ठीक है, सो अगर इतना लॉजिक लगा सकते थे ना तो ये पहला स्टेटमेंट आप गलत कर सकते थे कि ये जो सदापर्णी तो नहीं होता है, एवरग्रीन नहीं होता है। ठीक है, या तो मान लो तो मैंने तो देख रखा है। ठीक है, सो मैंने यहां से काट लिया, लेकिन अगर मान लो कुछ लॉजिक लगा सकते थे क्या? देखो वही है, ये बहुत ना स्पेसिफिक होकर बात कर रहा है कि ये जो वृक्ष होता है ना, एक तो फलीदार भी होता है, लेग्यूमिनस भी होता है, साथ ही सदापर्णी होता है। क्या होता है? यूपीएससी ने इस पे पूछती है, ये सदाबहार होता है कि नहीं होता है, पर्णपाती होता है कि नहीं होता है। तो सोचो, घुमाना होगा तीसरे में घुमाएगी ना, जो पर्णपाती होगा उसको सदाबहार कर देगी, सदाबहार जो होगा उसको पर्णपाती कर देगी। ठीक है, तो गैस करते हैं ना तो स्पेस पे कर सकते थे कि इतना स्पेसिफिक हो कि जो एवरग्रीन बोल रहा है ना, सो गलत हो जाएगा। या तो अगर गांव से है तो आपको पता भी होता, ये तो सीधा आंसर ही आ गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? 3, 4 एंड 5। देखते हैं पहले के अलावा कुछ और हेल्प मिल रही थी क्या वहां पे। अगला, इमली का जो पेड़ होता है वो दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। अभी जो हम लोगों ने बात की थी ना उसका ताड़ के वृक्ष के बारे में, सोचो दो क्वेश्चन में ऐसा गलती कर रहा है ना, तो मतलब ये यूपीएससी की थीम होती है कि जो इमली का पेड़ होता है वो साउथ एशिया का एंडेमिक तो नहीं होता है। ठीक है, कहीं और का होगा, लेकिन इतना स्पेसिफिक होकर जो बोल रहा है ना कि इमली का जो पेड़ होता है वो दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। दूसरा भी काट दोगे आप, दूसरा काटते तो आपको देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट होता, 50-50 पे आप छूट रहे थे। ठीक है, तीसरा चौथा दोनों में कॉमन था, मतलब तीसरा और चौथा तो बिल्कुल सही ही होता। ठीक है, सो फिर आप या तो पहले पे जाते फिर 5वें पे जाते। एलिमिनेशन से भी हो सकता था, पता होता तो बिल एक ही से खत्म हो गया था। और तीसरा क्या बोल रहा है? जो भारत में अधिकांश इमली जो होती है वो लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, जंगलों में पाई जाती है, वही जो फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस होता है। आंसर आ चुका है ना, इतनी माथापच्ची नहीं करनी थी बस। ठीक है, जानने के लिए आप लोग जान लो, बस यही होता है, लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है इमली जो होती है, और मोरिंगा के जो बीज होते हैं उसका एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, और मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है ना, और हम लोगों ने ये देख लिया है ना, पकड़ लिया है कि कैन बी यूज्ड। ठीक है, कैन बी यूज्ड जहां जहां लिखे ना कि किया जा सकता है, संभावना बनती है कि क्या सही हो जाएगा। ठीक है ना, सो इस बेस पे गैस कर सकते थे, या तो पता होता तो कर सकते थे। ठीक है, इजी। 64th
एग्रीकल्चर के लिए और इस वाले के लिए एक चीज, जैसे देखो बहुत जो ऐसे कॉमन वृक्ष है ना जिनको आप लोग सुनते हो, एक बार उनका पूरा एक बार डिटेल कर लेना। जैसे जानवरों में बहुत कुछ कॉमन जानवर होते हैं, उनके बारे में देख लोगे आप लोग। कुछ जानवर जैसे देखो इमली, ऐसा नहीं है कि आप लोग सुनते नहीं हो, तो मान लो इमली के बारे में आप लोग देख लोगे। ऐसे ही चंदन के बारे में देख लोगे एक बार, ठीक है, पूछा हुआ है। फिर एबनी, आबनूस जो भी था ना, एनसीईआरटी में जिनका जिनका नाम मेंशन हुआ है, जैसे जब वो फॉरेस्ट टाइप पढ़ते हो ना तो उसमें नाम आता है कि कौन कौन जो है ना वो सदाबहार में सदाबहार टाइप के हैं, तो उनके 4-5 नाम दिए होते हैं। कौन पर्णपाती में होते हैं तो 4-5 उनके नाम दिए होते हैं। ऐसे करके जो नाम दिए हुए हैं ना देख लेना। 2023 में बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन था कि इसमें कुछ नाम दिया हुआ था और बोला था क्या वो पर्णपाती टाइप के वृक्ष है कि नहीं है, तो इसी बेस पे हुआ था। तो ये वाला चैप्टर जरा सा आप लोग निपटा लोगे अच्छे से, ठीक है। और कुछ अगर फेमस नाम आता है तो उनको भाई देख लोगे, क्योंकि पूछ रहा है यूपीएससी, अब जैसा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो करना पड़ेगा ना हमें। तो करने का तरीका ये था, फ्यूचर के लिए बता दिया मैंने। भारत में जो काली कपास की मृदा की रचना होती है निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? सोचना भी है क्या। काली कपास की मृदा, ठीक है, क्या क्या नाम है उसका? रेगुर। कहां पाई जाती है? आपके डेक्कन प्लेट्यू में। कैसे बनी हुई है? ज्वालामुखी वो हुआ था, उद्गार हुआ था, उससे हुआ था। सोचना भी नहीं है, सिंपल कहा गया। यप, विदरी ज्वालामुखी चट्टान है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। देखो यूपीएससी के जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो बहुत इजी टाइप के होते हैं, उनमें ना बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। वहां पे गलत करोगे तो जो आगे आप जो रिस्क लोगे ना, जो गैस करोगे, फिर वहां आपको दिक्कत होने वाली है। तो जो एटलीस्ट जो, इसीलिए कह रहा हूं ना, जो आपका स्टैटिक वे है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है ना, उसका कोई विकल्प नहीं है। चाहे यूपीएससी कितनी भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, कुछ क्वेश्चन उसको ना 30-40 क्वेश्चन आराम से वो स्टैटिक से रखेगी ही रखेगी। तो अगर यहाँ पे आप नहीं गलत करते हो ना, तो बहुत चांसेस, 99% चांसेस होते हैं कि आपका पीटी का जो जीएस वाला होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्यों? देखो इधर देखो, अगर मान लो टफ क्वेश्चन आता है, पेपर टफ बनता है, तो 40 क्वेश्चन तो स्टैटिक से आ रहा है, मान लो 60 क्वेश्चन बहुत वेग टाइप के आ गए हैं, ठीक है। गैस करोगे उसमें तो कुछ मार्क्स कम आएंगे, ठीक है, फिर भी आप कट ऑफ से आगे निकल जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां से आपके तो ठीक ठाक बन रहे हैं ना, वहां से हो जाएगा आपका काम। सो ये वाला जो बेसिक जो बता रहा हूं ना, उसको तो प्लीज छोड़ना मत, आप लोग निपटा देना अच्छे से। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित, हाँ साइंस वाला शुरू हो रहा है। साइंस में आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है अब, ठीक है। साइंस थोड़ा सा टफ हो गया था उस साल, मुझे लग रहा है। जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई कोरोना वोरोना आया था, वैक्सीन बन रही थी आपकी, तो पहला क्या था? इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। बहुत जनरल सी लाइन बोल रहा है ना, लैंग्वेज देख लो क्या बोल रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स। यस, नाम सुनो, रिकॉम्बिनेंट, कुछ पुनर्संयोजन हो रहा है ना, जोड़ का इधर का उधर हो रहा है, तो ये किसकी सहायता से किया जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से किया जाएगा। ये तो गेस करने का तरीका था, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए था, बहुत वो बड़ी बात नहीं है। अगला दूसरा क्या बोल रहा है? जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जा सकता है। यस, जो आप बायोटेक्नोलॉजी शुरुआत करते हो ना, उसमें ये बिल्कुल एक लाइन लिखी मिली होगी आप लोगों को कि जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उनको वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। कि जो वो मटेरियल होता है ना, ले जाते हैं आपके न्यूक्लियर मटेरियल के साथ, फिर वहां जोड़ते घटाते हैं, देन आपका वो बनता है, पुनर्संयोजन होता है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, दोनों का दोनों सही है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था ये तो, साइंस का इजी मिल गया। 66, आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवांशिक रोग एक थीम मिली है आप लोगों को, तो जो जितने भी आनुवांशिक रोग होते हैं ना, सब कुछ का सब कुछ देख लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम हो गया आपका, फिर न्यूटन डिजीज है क्या कि एडिसन डिजीज है? एडिसन डिजीज है, उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। हीमोफीलिया है, उसको देख लीजिएगा। फिर वर्णांधता है, जो कलर ब्लाइंडनेस, उसको एक बार देख लीजिएगा, मतलब अपना देख लीजिएगा नॉलेज जो भी है। अगला इसके बारे में आप देखते हैं, दो क्या बोल रहा है? अंडों के अंतःपात इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या फिर बाद में सूत्र कणिका प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है को माता पिता से संतानों में जाने से रोका जा सकता है। एक एप्लीकेशन पूछ रहा है कि इसका कोई एक तकनीकी है, ठीक है। बहुत हद तक सही होना चाहिए, 99% आप श्योर सकते हो कि ऐसा होता है। पता होता तो मार सकते थे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा ना कि सही नहीं है, बिल्कुल बोल रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कैसे? इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन से पहले ही, ठीक है ना, पहले या फिर बाद में, दोनों में से हो सकता है। बहुत जनरल सी लाइन थी, यहां सोचना ही नहीं था। और पहली बात तो ये जो है ना रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नाम इसका सुना होगा आप लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज या फिर 3 पेरेंट बेबी, ठीक है। मैंने तो पढ़ा था और यहीं आके पढ़ा था। 3 पेरेंट बेबी जो था ना वो ग्रेजुएशन में नहीं था, बट जो साइंस का जब मैं कर रहा था ना तो वहां ये 3 पेरेंट बेबी आया था। बिल्कुल, आपकी जो मदर होती है ना, मदर का जो ओवम होता है, ठीक है, उस मदर का ओवम का जो एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें अगर कुछ विकार होता है उसको ट्रीट करने के लिए 3 पेरेंट बेबी वो होता है, ठीक है। सो ये आपने बिल्कुल अगर तब पढ़ा होता तो ये पढ़ा होता कि किसी संतान में जो सूत्रकणिका रोग होता है वो आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। देखने में आपको लग रहा है कि पूर्णतः, इंटायरली, टोटली, ठीक है, ये ना इंटायरली, ठीक है। अमूमन तो ये वाले वर्ड अगर ऐसे आते हैं तो उनके गलत होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये साइंस है भाई, कोई डिजीज हो रही तो हो रही है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए था 3 पेरेंट बेबी में जो ये वाली डिजीज होती है ना उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मम्मी की होती है, ठीक है। सो दूसरा भी सही है ना। सो क्या करोगे आप लोग, यही हो गए। पीछे यूपीएससी ने पूछ रखा था ये आपके बारे में, 3 पेरेंट बेबी के बारे में ना पूछ रखा था। सो वही गूगल किया होता तो कुछ पता हो जाता आप लोगों को। सो इसका आंसर क्या था, 1 और 2। आगे के लिए होगा, सब कुछ देख लोगे भाई, जो जितनी डिजीज नाम का बोला प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी देख लोगे आप लोग, ठीक है। बालगार्ड 1 एंड बालगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। आई थिंक मेरा वहां गलत हो गया था कि या फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इनके बारे में मैंने सुन नहीं रखा था, ठीक है। या तो ये साथ करंट अफेयर में था क्या, अभी लोग बाद में बता रहे थे कि करंट अफेयर था, बट उस टाइम ना मुझे सुना, मतलब मैंने देख पाया था इसको। तो इसका आंसर क्या था, वैसे कुछ एलिमिनेट कर सकते थे, पता है, कुछ एलिमिनेट होता 50-50 पे जाता, बट राइट आंसर मुझे तो वहां नहीं मिल रहा था। जैसे बालगार्ड 1 बालगार्ड 2 जो है ना, ये जैव उर्वरकों के उत्पादन में तो नहीं हो रहा था, कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा ना कि आपके बायो फर्टिलाइजर के उत्पादन में उसका यूज कहां से हो जाएगा। अगला, पादप जो वृद्धिकर पदार्थ होते हैं उनके उत्पादन में भी मतलब कोई हार्मोन वगैरह, ये भी बहुत ज्यादा सेंस नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बहुत कुछ अजीब सी नई सी तकनीकी है ना। तो या तो यहां सोच सकता है, या तो वो क्लोन के निर्माण में हो सकता था, या फिर वो जेनेटिक रूप से कुछ अगर होता मॉडिफाइड, ठीक है, वहां पे यूज हो सकता था। तो इसका आंसर वैसे बी था, ठीक है। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था बी, ठीक। 50-50 पे था, करना चाहते तो कर सकते थे, मुझे नहीं पता, शायद मैंने छोड़ दिया होगा वहां पे क्या, या फिर गलत हुआ होगा। बहुत ज्यादा अंदर से आवाज तो नहीं आ रही, यानी कि मेरा गलत था। ये भी साइंस के कुछ क्वेश्चन थे ना, बहुत अजीब आ गए थे, जो हम लोग रेगुलर पढ़ते नहीं है, तो बहुत लॉजिक लग नहीं रहा था। जैसे कृषि प्रेशर कुकर के संदर्भ में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से क्या होते हैं। प्रेशर कुकर तापमान तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, वही पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो खाना जो होता है देर से पकता है, तो रीजन क्या होता है, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। तो मैंने तो सिर्फ इतना पढ़ रखा था, बट बहुत ज्यादा इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकता था कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, जल्दी पक जाते हैं। सो इसका आंसर पता क्या था, मैंने तो वहां पे किया था इसका, ढक्कन के बाहर से कुछ रिलेशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत अजीब से नहीं लगा कि ढक्कन के बाहर से उसके प्रेशर या तापमान में क्या फर्क पड़ेगा। सो मैंने 3 तो एलिमिनेट करके 1-2 किया था, बट इसका आंसर जो था, इसका आंसर यूपीएससी ने जो अभी माना है ना, इसका आंसर माना है 1 और 2। तो या तो आप वहां गैस कर सकते या फिर छोड़ सकते थे, बहुत ज्यादा लॉजिक तो लग नहीं रहा था, बट मेरे पीछे जो स्टैटिक क्वेश्चन थे वो ठीक ठाक सही हो गए थे, तो इतना तो भरोसा था कि एक क्वेश्चन से मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। सो मैंने गैस किया था वहां पे, इसका आंसर था 1 और 3, मैंने लगाया था 1 और 2, ठीक। पीछे आपके पास बैकअप होगा, जैसे मान लो आपके पास बहुत ज्यादा पूंजी है ना, तभी आप उसको कुछ ऐसे रिस्क वाले में डाल सकते हो, शेयर मार्केट में तभी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरे पीछे जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन थे ना वो गलत नहीं होते हैं, सो मैं इसीलिए रिस्क ले सकता हूं बिल्कुल फ्री माइंड से। ये वाला इजी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके टफ पड़े तो तीसरा देखो इजी मिल गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जीवाणु, कवक और विषाणु उपर्युक्त में से जो किन्हें होता है वो आर्टिफिशियल मीडियम में, सिंथेटिक मीडियम में उगाया जा सकता है, ठीक है। क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि जो वायरस होते हैं अगर जैसे ही होस्ट सेल से बाहर निकालते हो, किसी जीवित सेल से उसको बाहर निकालते हो ना, वो एक पार्टिकल बन जाते हैं, एक नॉन लिविंग, ठीक है, पार्टिकल बन जाते हैं। तो बताओ आर्टिफिशियल मीडियम में कैसे किनको ग्रो किया जा सकता है, ये जीवाणु जो होता है उनको ग्रो किया जा सकता है, कवक किया, 2 को तो बिल्कुल किया जा सकता है, 2 पे तो सोचना भी नहीं था। तो 1-2 कहां गया, देखो आप ना
डाउट हो सकता था कि क्या पता तीनों को ग्रो किया जा सकता है, कि तकनीकी इतनी बढ़ गई हो कि वायरस को भी किया जा सकता था, अदरवाइज आपको हटाना होता ना तो आप सिर्फ 3 को ही हटाते। ठीक है, सो इसका राइट आंसर जो था, इसका राइट आंसर 1 2 था। भटकने का चांस क्या था कि अब भटकते यही कि क्या पता तीनों को ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ बढ़ा लो कि जो विषाणु के बारे में तो पूरा जानते होगे आप लोग ना। और हाँ, कह सकते तो थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि देखो भाई कोरोना उसमें चल रहा था ना, कोरोना डिजीज वो आपकी चल रही थी, कोविड-19 चल रही थी, कोरोना वायरस, तो बहुत हद तक चांसेस थे ना कि या तो इसकी टेक्निक से पूछेगा कि वैक्सीन वगैरह, या तो विषाणु के बारे में। तो आपको विषाणु की अगर उसमें प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी होती ना तो पढ़ लिया होता कि उनको जो है सिंथेटिक मीडियम में नहीं उगाया जा सकता है। जैसे ही आप बाहर निकालोगे, होस्ट सेल से बाहर निकालते हो ना, तो जैसे डस्ट पार्टिकल मरे पड़े रहते हैं ना, ऐसे ही नॉन लिविंग, तो विषाणु भी वैसे क्या हो जाते हैं, नॉन लिविंग हो जाते हैं। ठीक है ना, सो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, 1 और 2 था। ठीक है, थोड़ा इजी ही कह सकते हो, 90% चांस था कि आप लोग सही करते हैं इसको। 70 का क्वेश्चन क्या है, एडिनो वायरसों में एकल तंतु डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए जीनोम होते हैं। पीछे आप लोग, हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि जहां अगर ऐसे बिल्कुल सेम सेम रिपीट करे, एक एडिनो वायरस की बात कर रहा है, एक रेट्रोवायरस की बात कर रहा है, साथ ही ये जो सेंटेंस बन रहा है ना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बीच में कुछ जोड़ रहा है ना, और किंतु परंतु जबकि। तो हम लोगों ने 2023 में क्या बात की थी कि जहां इतनी कॉम्प्लेक्स बात करे, साथ ही बिल्कुल सेम चीजों की बात करें ना, तो बहुत चांसेस होता है कि या तो इसका गलत कर देगा, या तो इसका गलत कर देगा, या तो आपस में चांसेस है कि इंटरचेंज कर देगा। तो अगर नहीं आ रहा हो ना, गेस करना हो, तो फिर रिस्क लेना हो तो इसको गलत कर सकते हो ऐसे सेंटेंस में। और ये वाला गलत था कि जो एडिनो वायरस में होता है एकल तंतु डीएनए संजीव होते हैं, जबकि जो रेट्रोवायरस होते हैं ना उसमें द्वितंतु डीएनए होता है। नहीं, जो रेट्रोवायरस होते हैं ना, रेट्रोवायरस में, रेट्रो का नाम ही होता है, रेट्रोवायरस में जो वो होता है ना, जीनोम होता है, वो डीएनए ना होके क्या होता है, आरएनए होता है। एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए था जब वायरस वाला करते हैं आप लोग ना, सॉरी वो जीन वाला जब पढ़ते हो, सेल में पढ़ते हो आप लोग ना डीएनए वगैरह के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रेट्रो वायरस होते हैं ना, इनका नाम ही रेट्रो इसीलिए पड़ा हुआ है कि इनमें जो होता है क्या होता है, डीएनए की जगह क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, सो बहुत टफ तो नहीं कहूंगा, अगर बेसिक आपकी बायोलॉजी ठीक ठाक है ना, सो आंसर हो सकता था इसका, पहला गलत है यानी कि। ठीक, अगला, कभी कभी सामान्य जुकाम जो होता है वो एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि जो एचआईवी होता है, एड्स होता है, वो रेट्रोवायरस के कारण होता है। स्पेसिफिक बात कर रहा है, लेकिन बशर्ते आप डिजीज पढ़ोगे ना तो ये तो पढ़ते ही पढ़ते हो, रेट्रोवायरस किसके कारण होता है। साथ ही जब कोरोना आया था ना तो ये थीम बन गई थी कि कोरोना वायरस जो है, तो फिर वो चल रहा था कि कौन कौन सी डिजीज होती है ना, किन किन वायरसेस के कारण होती है। सो सही था। ठीक है, पहला वाला तो बहुत सामान्य बोला कि कभी कभी जो होता है वो कभी कभी तो हो जाता है कुछ भी, लेकिन जो एचआईवी है बहुत स्पेसिफिक होकर बात कर रहा था ना कि एचआईवी एड्स जो होता है वो रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो यस, ये फैक्ट है, एचआईवी जो होता है वो रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो पहला गलत, दूसरा सही। अगर बेसिक बायोलॉजी थोड़ी ठीक ठाक होती या फिर करंट अफेयर पे अपने ज्यादा दिमाग लगाया होता, सो ये क्वेश्चन सही था। ठीक है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि ये भी इजी ही क्वेश्चन था। जैसे देखो क्या बोल रहा है कि जो पानी होता है ना अपने अंदर, मतलब वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सबको घोल लेता है अपने अंदर। इसका रीजन क्या होता है, 4 ऑप्शन है। देखो बहुत मैंने भी नहीं पढ़ रखा था पानी के बारे में, लेकिन जानते हैं ना हर जगह वो एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, पहला देखो कि इसकी प्रति जो होती है वो द्विध्रुवी होती है, क्या 2H+ और आपका O-, तो बाइपोलर होता है क्या, ये रीजन होता है, चांसेस थे। ठीक है ना, ऐसे डिट्टो तो मैंने पढ़ नहीं रखा था, बट चारों में से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ इसके चांसेस जो होंगे बहुत अधिक होंगे। ये मेरा गेस्ट था, सही हो गया था। दूसरे देखो जो घोल लेता है, इसका रीजन ये होता है कि ये उष्मा का सुचालक होता है। क्या बहुत देखो नई रिलेशन बन रहा है। इसकी जो विशिष्ट उष्मा होती है इसकी वजह से होता है, क्या इसकी विशिष्ट उष्मा उच्च होती है, इसलिए देखो ये फैक्ट है कि जल की जो विशिष्ट उष्मा होती है ना उच्च होती है, लेकिन इसका घोलने से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो टेम्परेचर उससे रिलेशन होता है ना, जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं मानसून वाले में पढ़ते हैं ना, तो ये पढ़ते हैं कि जो वाटर का होता है ना, ये क्या स्पेसिफिक हीट वो अधिक होती है, तो कुछ रिलेशन इससे तो नहीं बन रहा था। अगला, यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड होने से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लो, वो भी तो ऑक्साइड है, तो ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो सबसे बड़े ना यही वाला एक लग रहा था कि लॉजिकल, कि इसकी जो प्रकृति होती है वो डाई पोलर होती है, सो चांसेस था कि यही होगा, सो यही फैक्ट था। ठीक है ना, सीधा सीधा आया था, कर सकते थे आप लोग। ठीक है, इजी क्वेश्चन था।
सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में टफ क्वेश्चन था बशर्ते, लेकिन उतना टफ नहीं था, 50-50 में भी छूट सकते थे। देखो क्या बोल रहा है कि जो सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में जो सोडियम बत्तियां होती हैं वो एलईडी बत्तियों से किस प्रकार भिन्न है। देखो दो हैं, एक सोडियम बत्ती है और एक एलईडी बत्ती है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। एटलीस्ट वही वाला लॉजिक लगाओ कि जो एलईडी जो है ना, एलईडी एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि नई तकनीकी है काफी, ठीक है, इसी का बहुतायत में लोग यूज कर रहे हैं, तो इसके जो पॉजिटिव होंगे ना, बहुत हद तक चांसेस होंगे कि ये सही होंगे। यही वाला लॉजिक से जा सकते थे आप ना। एलईडी के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा था, वो सोडियम मेरा पहली बार था सुना था वहां पे। पहला क्या बोल रहा है कि जो सोडियम बत्तियां होती हैं प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु जो एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। बहुत देखो लॉजिक तो लग नहीं रहा था, बोल रहा है कि सोडियम जो बत्तियां होती है ना वो प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देती हैं, एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। एक तो देखो हमारे जो बोले थे ना पॉजिटिव टर्म में बोल रहा है और ऐसा नहीं होता है, मुझे वहां पहले वाले से हेल्प नहीं मिलेगी मुझे, ठीक है, वहां नहीं मिली थी। दूसरा लेकिन देखो कि जो सड़क की बत्तियों के रूप में जो एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि जो होती है अधिक होती है। यहाँ पे देखो पेज है, क्या बोल रहा है कि जो एलईडी बत्तियां होती है ना उसकी तुलना में जो सोडियम बत्तियां होती हैं वो उनकी उपयोगिता अवधि, उनका जो जीवन काल होता है, क्या वो ज्यादा होता है क्या? नहीं ना होता है। यहाँ पे आप सोच सकते थे कि जो एलईडी वाली होती है ना वो क्या होती है, ज्यादा ऊर्जा दक्ष होती हैं, साथ ही साथ उनका जो लाइफ स्पैन होता है ना, जीवन अवधि जो होती है वो अधिक होती है। तो दूसरा तो पक्का गलत बोल रहा है, क्योंकि एलईडी के बारे में कुछ नहीं नेगेटिव बोल दिया ना, तो इस बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते थे थोड़ा सा, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, या तो केवल 3 या तो 1 और 3, तो यानी कि 3 तो बाय डिफॉल्ट आपका सही हो जाएगा, अब तो सोचना भी नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि जो एलईडी बत्तियां होती हैं सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती हैं। तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा तो ऑटोमेटिक सही है। तो अब या तो लो पहला, आप या तो सिर्फ ए मारो या तो फिर सी मारो। बाय द वे इसका आंसर क्या था उसमें, ठीक है। तो एक एलिमिनेशन हुआ, 50-50 पे आप छूटे थे, लॉजिक लगाते भगवान आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। S2 करंट अफेयर से क्वेश्चन था, ये आपका था, ये तो होना चाहिए था, ये करंट अफेयर था, बहुत सारी कोचिंग ने इनको ऐड किया था। इसका क्या क्या काम होता है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पुनर्स्थापित जीन नहीं होते हैं, भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास एलिमिनेट कर सकते थे, ऐसा कुछ नाम नहीं है, अगर होता तो वही पढ़ते ना, श्री धवन पता नहीं क्या क्या वो वाला। वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कलर, ये भी नहीं होता है, ऑप्शन भी हो सकता था, एलिमिनेट कर सकते थे, अदरवाइज आपको सीधा डिक्टो पता होता। विषाणु जनित रोगों का प्रसार इससे होता है। ACE2 जो होता है ना, हमारी सेल पे क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, ठीक है। इस रिसेप्टर से जो वायरस होते हैं ना, फिर उनको एंट्री मिलती है हमारे सेल में। तो वही कोरोना से था, देखो कोरोना से 3-4 क्वेश्चन थे ना, अगर आपने सही से देखा हो ना कि बीमारी चल रही है, सो ये चल रहा है। यूपीएससी देखो, अब यूपीएससी को पकड़ सकते हो ना कि यूपीएससी करंट अफेयर कैसे पूछती है। चल रही थी कोरोना, ठीक है, हर दिन पेपर में तो छपता ही छपता था, सो वहां से देखो कुछ तो डायरेक्ट पूछ लिया है, प्लस देखो कुछ वायरस की प्रॉपर्टीज पूछी है तो इनडायरेक्ट भी पूछ लिया है ना, फिर वो रिकॉम्बिनेंट वगैरह वगैरह, रेट्रोवायरस, ठीक है। तो यूपीएससी की यही होती है, जो कुछ चल रहा होता है फिर उससे करंट अफेयर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा करंट अफेयर आप ईमानदारी से पढ़ोगे, प्लस दाएं बाएं भी सर्च कर लोगे, ठीक है ना। गुड। डी, बिस्फिनॉल ए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार प्लास्टिक का उत्पादन, ठीक है, ये मेरा गलत हो गया था, बहुत ज्यादा मैंने सोचा नहीं, मैं तो सुन नहीं रखा था। ये जो बिस्फिनॉल ए है ना, या तो इसके बारे में आप सीधा सीधा सुन रखे हो, ठीक है, तो मैंने तो सुन नहीं रखा था, और ये तो वही जो CAPF या फिर NDA में कहीं आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर पीछे आपने R&D किया होता या फिर मैंने किया होता तो उस टाइम मेरा सही होता, ठीक है। तो क्या थी, बहुत कुछ हवा नहीं लग रहा था ना, चारों के चारों अजीब ही कंपाउंड थे, सो या तो आपको पता होता, ऐसा वाला क्वेश्चन में आप छोड़ सकते थे, ठीक है। जब स्टेटमेंट से हेल्प ना मिल रही हो, जैसे एक वर्ड का लिखा हुआ है तो क्या ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर वैसे ये पॉलीकार्बोनेट था, नहीं पता तो फिर छोड़ सकते थे, सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है। हाँ, 75 का क्वेश्चन आज का आखिरी है इस सेशन का। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोजन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। ट्राइक्लोजन, ठीक है, ये भी नई चीज थी ना, बिल्कुल नहीं सुन रखे हो, जो आप स्टैटिक पढ़ते हो प्लस करंट अफेयर पढ़ते हो, मैंने तो नहीं सुन रखा था, आई थिंक छोड़ दिया होता या फिर गेस लिया होगा, तो किसमें गेस लिया होगा। देखो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं ना, और जिनके स्वास्थ्य पे हानिकारक है, तो हम लोग कहाँ सुनते हैं कि वही पैकेज्ड फूड मत खाओ, तो आई थिंक मैं ना मारा होगा तो ये मारा होगा, ठीक है, खाद्य पदार्थ वहां पे मारा होगा, मेरा गलत था। इसका आंसर क्या था,
इसका आंसर था ये। एलिमिनेट करने में देखो दो चीज कर सकते हैं कि फल पकाने वाले पदार्थ में ये सब नहीं होता, वो एथिलीन मेथिलीन होता है। सो एक ये हो सकता था, या फिर कार्बाइड होता है। पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र, रीयूज्ड प्लास्टिक का ये भी नहीं हो सकता था, और सॉरी हो सकता था, क्या पता प्लास्टिक से वो निकलता हो। ठीक है, तो यार गैस वर्क था पूरा, मैंने तो या तो छोड़ दिया होगा या तो मारा होगा, तो ये मारा होगा, गलत था मेरा। ठीक है, सो करने का तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, और साथ ही ये बता दिया ना कि अब आगे के लिए आप गैस कैसे कर सकते हो। अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया लग रहा हो ना, तो प्लीज थोड़ा सा ईमानदारी से इसको पढ़ो, हेल्प मिलेगी। एटलीस्ट जीएस तो होगा, प्रेडिक्टेबल बना सकते हो आप लोग। ठीक, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।